अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उस एक अहम मौजू की जिस पर दुनिया भर में डिस्कशंस हो रही हैं, दुनिया भर में तबसरे हो रहे हैं, तज्जिए भी जाने जा रहे हैं लोगों के। और ये मामला है जी चीन और अमेरिका का। ये दोनों ममालिक इनके दरमियान तिजारती और सफारती कशीदगी की जो शुरुआत हैं, आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हुई, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है। आखिर वो कौन से अमूर हैं जिनके बिना पर दोनों ममालिक तिजारती और सफारती जंग में कूद पड़े, और 4.5 साल से ज़्यादा अरसे के दौरान भी ये सर्द मोहरी जो है ये ख़त्म होने में नहीं आ रही है। ये शुरू कब हुई थी और कब तक जारी रहेगी, ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट में समझने की कोशिश की है, आपको दिखाते हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान सर जंग का आगाज ट्रंप के 1 जनवरी 2017 को सदारत का ओहदा संभालने के 21 रोज बाद ही हो गया। ट्रंप ने चीन के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। 22 जनवरी को ट्रंप ने शमसी पैनलों की दरामद पर 30% टैक्स आयद कर दिया। वॉशिंग मशीनों की दरामद पर भी 20% टैक्स लगा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिजारती खसारे में कमी लाने के लिए अमेरिका ने चीन पर गैर मुनसिफाना तिजारती हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद करते हुए इसके खिलाफ तिजारती जंग शुरू की थी। अमेरिका ने चीन पर इल्जाम लगाया कि वो तख्लीकी जुमला हुकूक की खिलाफवर्जी करता है। अमेरिका का चीन से मुतालबा है कि वो 419 अरब डॉलर के तिजारती खसारे को कम करने के लिए अमेरिकी अशिया को खरीदे। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप ने 22 मार्च 2018 को चीनी मसनूआत की दरामद पर तकरीबन 60 अरब डॉलर के महसूलात आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। एल्यूमिनियम पर 10% और स्टील पर 25% ड्यूटी आयद कर दी। अमेरिका की इस इकदाम पर चीन भी खामोश न रहा। जवाबी वार करते हुए 3 अप्रैल 2018 को फल और गोश्त समेत अमेरिका से दरामद की जाने वाली 3 अरब डॉलर मालियत की 128 मसनूआत पर 25% ड्यूटी में इजाफा कर दिया। 29 मार्च 2019 को दरामदी मसनूआत पर ड्यूटी आयद करने की जंग को रोकने के लिए दोनों मुल्कों में बीजिंग में तजारती मुज़ाकरात हुए। फ्रीकैन ने इन मुज़ाकरात को मुस्बत तजारती मुज़ाकरात करार दिया, लेकिन इसकी तफसीलात फराहम करने से गुरेज किया। मुज़ाकरात के बावजूद एक दूसरे के दरमियान तिजारती जंग ठंडी न हुई। ट्रंप इंतजामिया ने 15 जून 2018 को 50 अरब डॉलर की चीनी दरामदात पर 25% टैरिफ मुतारिफ करा दिया, जिसे जुलाई में नाफिजुल अमल किया गया, जिसकी वजह से दुनिया की 2 बड़ी मईशतों में फिर तिजारती तनाजा पैदा हो गया। चीन ने भी बदले में 50 अरब डॉलर का टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने 2018 में चीनी मवासलाती और इलेक्ट्रॉनिक बनाने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए सिक्योरिटी खदशात की बना पर पाबंदी लगाने का भी ऐलान कर दिया। ट्रंप के इस इक़दाम पर सर्च इंजन गूगल ने भी मई 2019 से चीनी कंपनी का एंड्रॉयड लाइसेंस मुअत्तल करके फोन्स पर एंड्रॉयड अपडेट्स भी बंद कर दी। 28 मई को अमेरिका ने 28 चीनी कंपनियां ब्लैक लिस्ट करने के साथ चीनी बिजनेस के वीजों पर भी पाबंदी लगा दी, जिस पर बीजिंग ने वाशिंगटन से शदीद एहतजाज किया। अमेरिकी हुकूमत का अपने शहरियों पर भी दबाव था कि चीन के बजाय मेड इन यूएस की प्रोडक्ट खरीदें। जून 2019 को जापान में होने वाले G20 सरबराही इजलास में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग ने मुलाकात में तिजारती मुज़ाकरात की बहाली पर इत्तेफाक किया। इसके बाद ट्रंप ने भी 300 अरब डॉलर से जायद चीनी दरामदात पर इजाफी टैक्स लगाने का फैसला वापस ले लिया। वक्त गुजरने के साथ अमेरिका और चीन की तिजारती जंग सिफारती जंग में बदल गई। 22 जुलाई 2020 को अमेरिका ने चीन को सफारत खाना खाली करने का हुक्म दिया। चीन ने वाशिंगटन से नजरसानी की अपील की, लेकिन मुस्बत जवाब न मिलने पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और अमेरिका को भी चीन में कौंसल खाना फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दे दिया। चीन से कशीदगी के बायस फरवरी 2020 में अमेरिकी अदालत ने चीन की फौज के 4 अफसरों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। चारों चीनी फौजी अफसरों पर इल्जाम था कि उन्होंने मुबैना तौर पर क्रेडिट रेटिंग कंपनी इक्वाईफीस की हैकिंग करके 14 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी शहरियों की जाती मालूमात चोरी कर ली थी। कोरोना की आलमी वबा पर भी ट्रंप ने चीन पर इल्जामात की बुछाड़ की और बीजिंग पर हकायक को छुपाने के इल्जामात लगाए, जिसे चीन ने मुस्तरद कर दिया और अमेरिकी फौज पर इल्जाम लगाया कि वो कोरोना वायरस को वहां लेकर आई। एक हकीकत यह भी है कि जो बाइडेन ने टिकटॉक, वीचैट के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया के हुक्मनामे वापस ले लिए हैं, जो दोनों मुल्कों में कशीदगी में कमी का भी बायस बन सकते हैं।
बिल्कुल जी, इल्ज़ामात का सिलसिला दोनों ममालिक के दरमियान जारी रहता है। इन इल्ज़ामात की तरदीद भी की जाती है। बाज़ औक़ात दोनों ममालिक अपने अपने तौर पर इसकी तरदीद करते रहते हैं, लेकिन ये मामला आखिर शुरू क्यों हुआ था, ये तो आपने इस रिपोर्ट में जान लिया। लेकिन ये मामला थमेगा कहाँ जाकर, थमेगा भी या नहीं थमेगा, इन सारी चीज़ों का जवाब जानने के लिए हमने मदऊ किया है आदिल नजम साहब को। माहिर आलमी उमूर हैं, अमरीका से बराह रास्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल नजम साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आदिल नजम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रिजवान भट्ट साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी। ये भी माहिर हैं आलमी उमूर का, ख़ास तौर पर चाइना से रिलेटेड जो भी मामलात हैं उन पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। उन्हें भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रिजवान भट्ट साहब। रिजवान साहब, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा जी, आदिल साहब आपके पास आ जाते हैं पहले। आदिल साहब ये फरमाइएगा, अभी हम बात कर रहे थे सुपर पावर अमेरिका की, और फिर दूसरी जानिब हम एक तेज़ी से बढ़ती हुई मईशत चाइना के हवाले से, जो बहुत बड़ी मईशत ऑलरेडी बन भी चुका है। ये बता दीजिएगा कि पहले तो ये कि अमेरिका आखिर खौफज़दा क्यों है चीन की बढ़ती हुई मईशत से। हम देख रहे हैं कि ये इस खित्ते में मौजूद है, अमेरिका जो कोसों दूर बैठा है उसको वहाँ पर बैठे हुए बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और फिर ऐसी चीज़ें भी हमें दिखाई दे रही हैं। अभी ये जो एक माहौलियात को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है बड़ा, कि दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वजूहात हैं जो एक दूसरे से इन्हें दूर ले जाती हैं और फिर एकदम से करीब खींच कर ले आती हैं आदिल साहब? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें कोई इतनी हैरत वाली बात है नहीं, और ना ही खौफज़दा की बात है। आपने जैसे पहले खुद कहा कि एक जो है वो इस्टेब्लिश्ड मेजर पावर है, और ख़ुसूसन वो कोल्ड वॉर के बाद से तकरीबन वाहिद सुपर पावर थी। और दूसरी जो है वो एक उभरती हुई कुव्वत है जो सुपर पावर बनना चाहती है। ना इसमें कोई ढकी छुपी बात है कि अमेरिका जो है वो अपने आप को दुनिया का चौधरी समझता है। ना इसमें कोई ढकी छुपी बात है कि चीन जो है वो अगला चौधरी बनना चाहता है। ये जो है ये एक तारीख का अमल है जिसमें जो बड़ी कुव्वतें होती हैं उनमें कोई उभरता है। जब एक नई ताकत उभरती है तो हमेशा एक यही उसका आप रिएक्शन देख सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग पावर है वो कोशिश करेगी कि या उसको कोऑप्ट कर ले, उसको अपने साथ मिला ले, या उसको दबा दे, या दूसरों के साथ मिलके उसके लिए जो है जो 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 मौक़े हैं उनको कम करें। तो ये वो कशमकश है जो आप पिछले 10 साल पहले से हर एक को मालूम था कि आनी है। मेरे ख्याल में अगर इसमें कोई सरप्राइज़ है तो वो ये है कि एक तरह से ये ज़रा जल्दी आ गई। कुछ इसमें कोविड का अमल था कि कोविड ने एक तरह से इसको एक्सेलरेट कर दिया। कुछ इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की शख्सियत का अमल था कि उन्होंने एक्सेलरेट कर दिया। कुछ शायद चीन की तरफ से भी उनकी लीडरशिप का भी अमल था। लेकिन उससे हुआ ये कि जो एक तरह से आप सोचते थे कि जो आप कशीदगी तो नहीं, एक तरह से एक राइवलरी है दोनों की, जो हम आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होना देखते, उसको अब हम काफ़ी तेज़ी से अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं। एक तरह से अमेरिका ने ख़ुसूसन जो है उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि यार अगर पंगा होना ही है, अगर हमारी इनसे राइवलरी होनी ही है, तो फिर एज द मेजर पावर हमारे लिए बेहतर ये है कि वो जल्दी हो, जब हम निस्बतन ज़्यादा ताकतवर हैं। और चीन की एक तरह से एक स्ट्रैटेजी ये होगी कि अगर होनी है तो उसको हौले हौले रखो, ताकि हम अपनी जो कुव्वत है, चाहे वो इक़्तिसादी हो, चाहे वो फ़ौजी हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर्स में हो, उसको बढ़ा सकें। तो ये दो हाथी जो हैं, इनकी जो राइवलरी है ये तो तय थी। और जो हम देख रहे हैं इसमें मेरी नज़र में कोई तशवीश, कोई सरप्राइज़ नहीं है। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों के लिए सवाल ये है कि हाथी जब लड़ेंगे तो हमें क्या करना है। और मेरा हमेशा जवाब ये होता है कि जब हाथी लड़ते हैं तो चूंटियां रोंदी जाती हैं, इसलिए नीवे नीवे होकर साइड पे हो जाओ। ठीक है आदिल नजम साहब, आप कह रहे हैं कि कोई इतनी बड़ी हैरत की बात नहीं है, वजूहात क्या हैं, ये सारी चीज़ें सभी लोगों के बड़ी सामने हैं। बात लेकिन जो जरूर इकदाम, है, जी आदिल साहब। जी सॉरी, बड़ी बात जरूर है लेकिन हैरत की नहीं। ठीक है आदिल साहब, आप प्लीज़ हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। मैं आपकी जानिब और भी आऊँगी, सवालात और भी बहुत सारे हैं जो आपसे पूछने हैं। लेकिन अभी ज़मीर असदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, गो के मौजूद पाकिस्तान में हैं लेकिन चाइना के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर असदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़मीर साहब, ज़रा आदिल नजम साहब जो फरमा रहे थे वो यकीनन आपने सुना होगा, लेकिन मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि ट्रंप दौरे हुकूमत की अगर हम बात करें तो हमेशा हमने ये देखा है कि अमेरिका की जानिब से चीन को नीचा दिखाने के लिए पहले इकदाम उठाए गए। कभी टैक्स महसूलात में इजाफा किया गया, कभी चीनी कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई।
जानना मैं बस आपसे ये चाहूंगी, सवाल तकरीबन वही है जो मैंने आदिल साहब से पूछा था कि नौबत यहाँ तक आई क्यों आखिर? जी बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मौका दिया इस अहम मौजू पर बात करने का, जब जो है दोनों ममालिक के जो सुदूर हैं, जो कि इस वक्त आलमी सतह पर बड़ी जो है अपना असर रसूख भी रखते हैं और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात के हामिल भी हैं। इसकी जो नौबत है इन दोनों ममालिक के माबैन इस वक्त जो हमें नज़र आ रही है, ये इसकी हिस्ट्री आपने अपनी रिपोर्ट में पेश की, लेकिन मैं यहाँ बताता ये चलूँ अपने नाज़रीन के लिए कि ये जो मामलात हैं दोनों ममालिक के माबैन, इनका आगाज खास तौर पर हम देखते हैं, इसमें अगर आप देख लें कि मुकाबले की फिजा, या इसको अगर हम देखें कि ये एक तनाज़िया में जो है कन्वर्ट होता हुआ हमें नजर आ रहा है, ये इसी तरह आगे हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसकी बुनियादी वजह, जो वजूहात हैं वो यही है कि चीन इस वक्त जो है वो अपनी जबरदस्त तिजारती जो ताकत है और उसकी जो एक मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसके साथ जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इसमें बहुत अमल दखल है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव जिसने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि यूरोप को भी हैरानो परेशान कर दिया कि चीन इतनी बड़ी फाइनेंशियल पावर के साथ, खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक, और इसके साथ साथ हमने देखा कि G20 के ममालिक भी और यूरोप के बड़े ममालिक भी उस इनिशिएटिव का हिस्सा बन गए, जिससे हमें नजर ये आता है कि अमेरिका का जो सिफारती और तिजारती असर रसूख है इनके अपने इत्तेहादियों पर वो कम होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। ये बात जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भांप गए थे, उनको उनकी इंतजामिया ने ये बात बावर करवा दी थी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इस तरह के दूसरे जो इनिशिएटिव्स हैं चीन के, खास तौर पर सरमायाकारी के, वो तरक्की पजीर ममालिक और चीन के जो दोस्त ममालिक हैं, जो इत्तेहादी ममालिक हैं, उनकी तवज्जो हासिल कर रहे हैं। अब चीन की जो सरमायाकारी है वो तरक्की पजीर ममालिक को, खास तौर पर उसकी बहुत शदीद इस वक्त जरूरत है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और हम देखते हैं कि गुज़िश्ता कई जो है इसके आगाज के बाद से चीन ने एक अब बड़ी सरमायाकारी कर दी है। अब जिन ममालिक में ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत सरमायाकारी हो रही है, वो ममालिक अब ना तो पीछे हट सकते हैं, चीन की तरफ वो देख रहे हैं। कोविड के मामलात में भी जैसे आदिल नजम साहब ने जिक्र किया कि जो मुआशी एक हमें नजर आ रही थी कि मुख्तलिफ ममालिक में कोई एक्टिविटीज होती हुई नजर आ रही थी, नोवल कोरोना वायरस के बाद वो एक्टिविटीज मान पड़ गई। लेकिन चीन की ये जो BRI है, ये जो चीन की इन्वेस्टमेंट है, इसने तरक्की पजीर ममालिक को ये उम्मीद दिलाई रखी कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो है आपके ममालिक में जारी रखेंगे, रोजगार के मौके पैदा होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ चीनी सरमायाकारी से बेहतर हो सकती है विन विन सिचुएशन के साथ, ना कि जीरो सम गेम के साथ। तो ये वो चीजें हैं जो कि अमेरिकी इंतजामिया जो है वो भांप चुकी है, और अमेरिकी इंतजामिया को ऐसा लगता है कि चीन का जो एक पॉलिटिकल और एक फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है उस पर एक गहरी चादर अभी मौजूद है, जिसको अमेरिकी इंतजामिया समझने से कासिर नजर आती है। और ये गहरी चादर जो है अमेरिकी इंतजामिया के लिए, अमेरिकी इंटेलिजेंस के लिए और दीगर जो अमेरिकी अदारे हैं, अमेरिकी कांग्रेस के लिए, उनके लिए एक सवालिया निशान है, क्योंकि वो इसको हल नहीं कर पा रहे। और चीन हर आने वाले दिन के साथ एक जो है वो, अभी आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों चीनी प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग, उन्होंने ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव अब अनाउंस कर दिया है, जिसके तहत जो है 6 बड़े इनिशिएटिव्स का ऐलान किया गया दुनिया भर में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद अब ज़मीर, ग्लोबल हम डेवलपमेंट ये जो इनिशिएटिव। 6 बड़े इनिशिएटिव्स हैं इन पर यकीनन हम बात करेंगे। आदिल नजम साहब की तरफ आना चाहूँगी। आदिल नजम साहब, आप अग्री करेंगे ज़मीर असदी साहब की बात से कि बहुत सारे मामलात चाइना के अभी भी हैं जिन पर एक दबीस तह दिखाई देती है, और उस तह के नीचे क्या है, अंदर क्या है, उसको अभी तक अमेरिका समझने से कासिर है। फिर ये भी फरमा दीजिएगा, जैसा कि ज़मीर साहब ये भी बात कर रहे थे, मेरा क्वेश्चन भी उनसे यही था कि रिपब्लिकन्स ने जिस तरह 2020 में चीन को अपने निशाने पर रखा, और बहुत सारी जगहों पर हमने ये देखा आदिल साहब कि चीन की वजह से अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों पर दबाव डालने की भी कोशिशें की। लेकिन अब आप क्या फरमाएंगे कि जो बाइडेन और शी जिनपिंग का मुतालिबात क्या रहेंगे एक दूसरे के साथ, जिससे दोनों मुल्कों में फिर से दो तरफा ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाए? क्या चीज़ें एक दूसरे के सामने रखी जा सकती हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ज़मीर साहब ने, जो कह रहे थे, बिल्कुल आई वुड एग्री विद दैट कि ये एक तरह से इनएविटेबल है। जहाँ तक दोनों के ताल्लुकात का आपका सवाल का है, वो मेरे ख्याल में हम इसको इसी तरह की देखेंगे, एक राइवलरी, और ये जो तनाव है ये जारी रहेगा। लेकिन तनाव का मतलब ये नहीं है कि जंग हो जाएगी। और आपने पहले भी जिक्र किया और आपके सवाल में भी है कि हमने क्लाइमेट चेंज पे देखा कि दोनों बात भी करेंगे। तो ये जो है ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की सियासत है। दोनों का इस वक्त सियासी मकसद ये है कि हम अपने इत्तेहादियों को तगड़ा करें, और हम
जो इत्तेहादी हैं उनसे ये फैसला करवाएं कि वो हमारी साइड पे। देखिए ना, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी जिक्र हुआ, वो जिन ममालिक में है, वो ममालिक जो हैं एक तरफ अमेरिका के भी हमायती हैं और चीन के भी हमायती हैं। पाकिस्तान आप देख लें, राइट। और इसलिए उन ममालिक पे अब दबाव ये पड़ता है कि या तुमने एक चूज करना है या दोनों के साथ रहना है। या आप अगर लातीनी अमेरिका देख लें, जो अमेरिका का बैकयार्ड है, जहां चीन की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, या आप अफ्रीका में देख लें। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये एक सुपर पावर की एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की सियासत देख रहे हैं, ना सिर्फ छोटे मुल्कों पे। अगर आप देखें कि जो अमेरिका की तरफ से दबाव है यूरोपियन यूनियन पे, और जो चीन की तरफ से दबाव है यूरोपियन यूनियन पे, क्योंकि ये तजारत के बेस पे हुआ है, तो दोनों की जो रस्सा खची है वो ये है कि हम अपनी जो है इकोनॉमिक पावर जो है चीन के ये हवाले जो से, मिलिट्री रस्साकशी पावर, है, इसको किसी पॉलिटिकल पावर। पॉजिटिव चीज में नहीं तब्दील किया जा सकता अगर दोनों ममालिक आपस में ताउन के लिए तैयार हो जाएं, बजाय कि चाइना पर इतना टैक्स लगाया जाए खाम माल की फराहमी में रुकावटें डालने के लिए, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, सिस्टम को वो करने के लिए, रोकने के लिए। तो अगर ये दोनों ममालिक आपस में ताउन कर लें, बेहतर अंदाज में कर लें, ये जो एक दूसरे के खिलाफ मुखासिमत है इसको छोड़ दें, तो ये क्या दुनिया के लिए बेहतर नहीं है? इसको लेके कुछ ताकतें कुछ काम बिल्कुल कर रही हैं बेहतर है, कहीं ना बिल्कुल कहीं? बेहतर है। आप घी शक्कर है आपकी बात में। बिल्कुल आप जो कह रही हैं वो दुरुस्त है। चीन अगर जो है, चीन की तरफ से या अमेरिका की तरफ से अगर मुफाहमत की तरफ जाती है, जो चीन की तरफ से वो मसला होगा ताइवान की पॉलिसी पे, हांगकांग की पॉलिसी पे, साउथ एशिया सी की पॉलिसी पे, अमेरिका की तरफ से ये जो जिस किस्म की हम इकोनॉमिक पाबंदियां देख रहे हैं उनकी तरफ से, तो वो और दोनों ये समझते हैं कि वो बेहतर होगा, लेकिन आसान नहीं होगा। आसान नहीं है। आप क्या समझते हैं, क्या रुकावटें ज़मीर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आसान नहीं है, मुश्किल है, मुश्किल कौन बना रहा है? आपको लगता है कि नहीं ट्रंप ने जो कुछ किया है वो इसकी वजह है, या उससे पहले भी अमेरिका की जो पॉलिसी रही है चाइना को लेकर वो इसकी वजह है, या आपको लगता है कि नहीं अब जो पॉलिसी थोड़ी बेहतर करने की कोशिश की जा रही है उससे ताल्लुकात और मामलात बेहतर हो सकते हैं? ज़मीर साहब। देखें, इस वक्त जो मामलात हैं, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता चलूं कि चीन में ये बड़ी तवक्को की जा रही थी कि जो बाइडन के सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है चीन के मामलात के हवाले से वो रिवर्स होगी। ये एक बड़ी शदीद तवक्को मौजूद थी, लेकिन जो बाइडन साहब के सदर बनने के बाद, हलफ उठाने के बाद, जब उन्होंने इक्तदार जो है वो संभाला, भागदौड़ उनके हाथ में आई, तो वो चीजें जिस तरीके से चीन तवक्को कर रहा था वो उस तरीके से आगे नहीं बढ़ी। और हम देखते हैं कि जो इन दोनों ममालिक के जो आला सतह के जो डेलीगेशन की एक मुलाकात हुई, जिसकी फुटेज मंजर आम पर आई और पूरी दुनिया में उसका चर्चा हुआ, जिसमें चीन ने अमेरिका से ये कहा कि यू आर नॉट इन अ पावर टू, यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू टॉक फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द पावर। तो वो ये हमें ये बताती है कि और हमने देखा कि गुज़िश्ता एक साल में दोनों जो सुदूर हैं, अब उनके माबैन जो है 2 मरतबा टेलीफोनिक कॉल भी हुई। बड़ी ये कोशिश की गई कि ये जो हमारे दरमियान जो ताल्लुक है, एक मेजर कंट्री रिलेशनशिप है दोनों ममालिक के माबैन, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर तरीके से चलाया जाए। दोनों ममालिक ये समझते हैं कि हमारे दरमियान ताउन भी मौजूद है, मुकाबला भी मौजूद है, मुखालफत भी मौजूद है। और जिस तरह आपने जो क्वेश्चन किया कि दुनिया के लिए बेहतर होगा इन दोनों के माबैन जो ताउन है, ये राइवलरी को छोड़ क्यों नहीं देते? ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दोनों की ये रस्साकशी जारी रहेगी। दोनों, जैसा कि आदिल साहब ने पहले बात की कि अमेरिका इस वक्त एक चौधरी है और चीन चौधरी बनने की रेस में है, और बड़ी जबरदस्त रेस जो है वो जारी है। हमने देखा कि चीनी अमेरिकी सदर की जानिब से बिल्ड बैक जो वो बेटर है 3Bs का जो कॉन्सेप्ट दिया गया, उसको भी इतनी आलमी पजीराई नहीं मिली, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि चीन का जो सफारती असर रसूख है, जो फाइनेंशियल असर रसूख है, वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो ताउन, मुकाबला और मुखालफत, ये तीनों चीजें जारी रहेंगी। दोनों मुल्क ये समझते हैं, और दोनों ममालिक के जो आप कह सकते हैं जो थिंकर्स हैं या जो एलीट क्लास है, जो गवर्नमेंट क्लास है, वो ये भी समझती है कि हमारे दरमियान ताउन जो है वो दुनिया को आगे लेके जाएगा, और हमारे दरमियान किसी भी किस्म का तनाज़ा या तसादम ठीक है, वो दोनों ममालिक के लिए दोनों नुकसानदेह नहीं ममालिक होगा, के लिए बल्कि पूरी नुकसानदेह है, दुनिया के लेकिन लिए। उसके बावजूद साथ भी चलना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो दौड़ है, ये जो रेस है सुपर पावर बनने की, इसमें भी कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं आदिल नजम साहब इस पे आपकी जानिब आना चाहूँगी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पावर गेम है, इसमें कहीं ना कहीं चाइना जो है वो कभी ना कभी हमें सबकत लेता हुआ महसूस हुआ है पहले भी,
یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے سبقت لے جانے کے چانسز ہیں، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، امریکہ اس کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دے گا، یہ سارے معاہدے، یہ سارے مذاکرات اپنی جگہ، لیکن یہ جو پاور ہے اس کو اس خطے سے اس خطے تک آنے دینا یہ ممکن نہیں ہونے دے گا امریکہ جو ہے؟ دیکھیں، یہ سوال تو نجومیوں سے پوچھنے والا ہے نا. آپ جو اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی، اس کا فیصلہ وہ اسٹریٹجی کرے گی جو چین چاہے گا. یہ جس طرح کرکٹ کا میچ ہوتا ہے نا، یہ ایک بہت طویل دورانیہ کا میچ ہے. مطلب دونوں جیسے ٹیمیں اپنی کرکٹ کے پوری میچ پوری میں لگائیں گی کہتے ہیں کہ کہ جی کوشش جیتے گا کریں وہی جو اچھا کھیلے گا. گی. ہاں، جیتے گا وہ جس کی نہیں تو پھر یہ اسٹریٹجی بتا اچھی دیں نا ہوگی. عادل کبھی صاحب ایک کہ ابھی اوپن تک کی صورتحال آپ کو کیا بتاتی ہے؟ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. ابھی تک کی صورتحال پہ بھی تو آپ کچھ تجزیہ فرمائیے نا. آپ کو کون سبقت لیتا ہوا محسوس ہو رہا ہے ابھی؟ سب کا دیکھیں، یہ ایک چیز تو طے ہے نا کہ جو امریکہ ہے ہاں وہ جی، ایک بڑی طاقت ہے. نو اور ڈاؤٹ. ایسا نہیں ہوا کہ وہ کل پرسوں میں چھوٹی طاقت ہوگی، تو وہ ابھی بھی بڑی ہاں طاقت ہے. یہ بات طے ٹھیک. ہے. دوسری ٹھیک بات یہ طے ہے کہ چین جو ہے وہ ایک رائزنگ پاور ہے. اس کی جو رائز ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. کئی بار تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑی طاقت جو ہے وہ چھوٹی طاقت بن جاتی ہے. اس کے اندر کچھ ایسا ہوتا ہے، کوئی جنگ جی ہوتی ہے، کوئی وبا آتی ہے کہ وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. سو ان کا کلیش جو ہے ایک طرح سے وہ تو لازمی ہے کسی نہ کسی قسم کا. لیکن ایک لاجک آف کوآپریشن بڑی اسٹرانگ ہے. لاجک آف کوآپریشن یہ ہے کہ عموماً تاریخ میں جب رائیولری ہوتی ہے تو وہ فوجی لحاظ سے ہوتی ہے. اس میں سارا کا سارا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ جنگ و جدل پہ ہوتا ہے، وہ ٹیریٹری پہ ہوتا ہے، وہ طاقت پہ ہوتا ہے. یہاں جو ٹسل ہے وہ اکنامک ہے. امریکہ جو ہے وہ چین کا سب سے بڑا حریف صرف نہیں ہے. امریکہ جو ہے وہ چین کا سب سے بڑا خریدار ہے. جو بھی آپ یہ چھوٹی موٹی ٹرمپ صاحب پنگے کرتے تھے کہ میں نے یہ لگا دیا ٹیکس، وہ لگا دیا، اس کے ہاں جی. باوجود آپ اگر آج امریکہ میں جہاں میں بیٹھا ہوں کسی دکان پہ چلے جائیں تو آدھی کیا دو تہائی دکان جو ہے وہ چین کی چائنیز جو پروڈکٹ سے بھری ہوئی رامکی ہے. پروڈکٹ سے بھری پڑی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ اکنامک پریشر ڈالا چین پہ تو چین کو جو نقصان پڑا سو پڑا، امریکہ کو بھی پڑے گا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر چین نے بہت زیادہ پریشر ڈالا تو امریکہ کو جو نقصان پڑا سو پڑا، چین کو بھی پڑے گا. سو دا لاجک آف کوآپریشن، اور جو تاریخ کے لیے ایک انٹرسٹنگ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اکنامک گلوبلائزیشن سے جو لنکس ہیں وہ ہمیں تاریخ میں کہیں نئی جگہ لے جائیں گے، جہاں بجائے اس کے کہ ہم ایک بہت بڑا پٹاخہ دیکھیں کوئی جھگڑے کا، رائیولری رہے گی. جیسے جیسے انہوں نے کہا کہ آپ کا اختلاف بھی رہے گا، آپ کا کوآپریشن بھی رہے گی ان چیزوں پہ جس پہ صحیح. آپ چاہتے ہیں. لیکن آخر میں دونوں میچ جیتنا چاہتے ہیں. ایک صرف گزارش ہے کہ میچ جیتنے کا مطلب ضروری یہ نہیں ہے کہ دوسرا ہار جائے. آپ نے کولڈ وار میں دو بڑی طاقتیں دیکھی. صحیح. ایک کسی قسم کی نئی ایکویشن آئے گی، واٹ اٹ نہیں ول بی اس کا لیکن فیصلہ. اسٹریٹجی پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر چائنا کچھ سالوں میں ایک حالت سے نکل کر ابھی اس حالت میں کھڑا ہے کہ وہ امریکہ کو ٹکر دے سکے تو اسٹریٹجی کا اس میں یقینی طور پر بڑا عمل بالکل دخل ہے. ضمیر اسدی صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی. آپ تو چائنا کے معاملات کو یقیناً جس طرح سے عادل صاحب بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی بھی بڑی گہری نگاہ ہے. آپ فرمائیے گا، مضبوط اسٹریٹجی دکھتی ہے آپ کو امریکہ کے مقابلے کے لیے چائنا کے اندر، یا کچھ نہ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کہیں نہ کہیں کچھ خامیاں ہیں جنہیں چائنا کو بھی دور کرنا چاہیے، ابھی وقت لگے گا؟ جی، جو چین کی جو اسٹریٹجی ہے امریکہ کے حوالے سے اور اپنا جو ایک علاقائی سفارتی اور بین الاقوامی اثر و رسوخ ہے اس کے حوالے سے گزشتہ 20 سالوں میں جو چین میں بہت زیادہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ چین اب ذہنی طور پر تیار ہے. چین کا آپ اگر ڈپلومیٹک کا رویہ آپ دیکھیں، پہلے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور زیادہ آرگومنٹ میں جو ہے وہ نہیں جاتے، امریکہ کی جانب سے یا یورپ کی جانب سے، جو ان کے وہ ممالک جو ان کے ساتھ ہر وقت کسی نہ کسی جو ہے وہ مقابلے کے چکر میں یا دوڑ کے چکر میں رہتے ہیں ان کو کراس کرنے کے لیے، ان کی باتوں کا جواب نہیں دیا جاتا تھا. اب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ میں موجود چینی سفیر ہوں، یورپین کنٹریز میں موجود چینی سفیر ہوں، یو این میں موجود چینی مندوب ہوں، وہ ہر بات کا جواب دیتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک جواب دیتے ہیں. اب امریکہ کو اور یورپین کنٹریز کو چین کی جو ہے ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں ان کی بات کو چین کی طرف سے سننا پڑتا ہے، اور چین اس میں اپنی جو ایک اکنامک پاور ہے اور ایک ڈپلومیٹک پاور ہے اور جو ان کی ایک اس وقت ایک انٹرنیشنل ایک تھاٹ پروسیس ہے، خاص طور پر جی. جو شی جن پنگ کی قیادت کے بعد چین میں ہمیں ایک نظر آ رہا ہے،
وہ سننے کو اور وہ دکھائی جو ہے وہ دینے کو ملتا ہے. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اب چین جو ہے یہاں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. چین کے لیے یہ جو ابھی ورچوئل میٹنگ جو ہونے جا رہی ہے, چین کے لیے ایک بڑی سکسیس ہے کہ وہ امریکہ کو ٹیبل پر لے آیا ہے. وہ اپنے تحفظات کا, اپنے خدشات کا جو امریکہ کے حوالے سے موجود ہیں, ان کا ٹھیک ٹھاک طریقے سے کل بات کریں گے. اور خاص طور پر تائیوان کے حوالے سے, سنکیانگ کے حوالے سے, انسانی حقوق, ٹریڈ ٹیرفز کی جو چیزیں ہیں وہ کھل کر بیان کی جائیں گی. بڑی ایک سیر حاصل گفتگو ہوگی اور چین بڑی ایک پوزیشن کے ساتھ جو ہے, اسٹرینتھ کے ساتھ بات کرنے کے لیے بات کریں گے چینی صدر. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر فی الحال وقت یہ نظر نہیں آتا کہ چین کسی طرح ایک کمزور اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, یا چین کی جو اسٹریٹجی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کلیئر نہیں ہے. چین اپنے انداز میں, اپنی سوچ کے ساتھ اور بڑی پاور کے ساتھ جو ہے اپنے اس وقت انداز کھڑا میں ہے. اپنی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور جہاں تک آ چکا ہے وہاں سے اس کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے, بلکہ وہ اس سے آگے جانا چاہتا ہے. عادل صاحب, ضمیر صاحب فرما رہے تھے کہ کیا اس میٹنگ میں, ورچوئل میٹنگ میں چیزیں چائنا کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا سکتی ہیں, یہ سامنے رکھی جا سکتی ہیں. کیا امریکہ کی جانب سے بھی کوئی بڑی ڈیمانڈز آ سکتی ہیں, چائنا کے آگے رکھی جا سکتی ہیں ایسی کچھ ڈیمانڈز؟ بالکل آئے گی, بالکل. دونوں جو ہیں ان کے لیے یہ میٹنگ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, چین کہے گا امریکہ کو کہ یار باز آ جاؤ, اور امریکہ کہے گا چین کو یار باز آ جاؤ, اور دونوں کا باز آنے کا ارادہ نہیں ہے. وہ باز آنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے خیال میں امریکہ کی طرف سے جو سب سے بڑا ایک پریشر آئے گا وہ تائیوان کے حوالے سے آئے گا. امریکہ میں خدشہ یہ ہے کہ جو فلیش پوائنٹ بنے گا وہ تائیوان بنے گا, اور اگر بنے گا تو تقریباً آج سے 1 سال بعد بنے گا, جب چین کی جو سینٹرل پارٹی ہے اس کی کمیٹی کی میٹنگ ہو جائے گی, اور جو اس وقت جو پریمیئر ہیں ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے گا, اور عرصے کے لیے لگتا ہی ہے وہ اور مضبوط ہو جائیں گے. تو اگر کوئی موو ہونی ہے تو امریکہ میں ایک سوچ یہ ہے کہ وہ تب ہوگی, اور کہاں ہوگی, وہ تائیوان کے حوالے سے ہوگی. جس طرح اور چین کی طرف سے جو ہے میرے خیال میں گفتگو جیسے کہی گئی وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے تم بہت پریشر جو ہے بہت زیادہ بڑھا رہے ہو, ہاتھ ہولہ رکھو, کیونکہ اس کا جو نقصان ہے اسپیشلی گلوبل اکانومی کو, وہ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. میرے خیال میں دونوں ول کم ویری پریپیئرڈ. وہ دونوں جو ہیں بہت بولڈ ہوں گے. یہ اس میں کوئی مروت والی بات نہ چین کرے گا نہ امریکہ کرے گا. دونوں کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایسکلیٹ ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں کوئی جھگڑا ہو جائے, کیونکہ نہ چین کا انٹرسٹ ہے کہ ایسکلیٹ ہو, نہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ ایسکلیٹ ہو. دونوں اس کو مینج کرنا چاہتے ہیں ان اے وے وداؤٹ دی ادر ریٹریٹنگ. اور ایک صرف گزارش میں اور کر دوں, آپ نے پہلے ذکر کیا ریپبلکن کا اور ٹرمپ صاحب کا. حالانکہ ٹرمپ صاحب کی طریقہ واردات یقیناً فرق تھا, لیکن میرے خیال میں اگر ٹرمپ صاحب صدر نہ ہوتے, ڈیموکریٹ بھی ہوتے, تو ہونا یہی تھا. چین کے حوالے سے امریکن پالیسی جو ہے وہ ایک ہی ہے. یہ صرف بائیڈن اور ٹرمپ کی بات نہیں ہے. امریکن اسٹیبلشمنٹ چین کو اب ایک حریف سمجھتا ہے, اور یہ ہم نے اوباما صاحب کے وقت میں دیکھ لیا تھا, کیونکہ اس کی ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی, حریف کو سمجھتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو, لیکن آپ دونوں شخصیات, عادل نجم صاحب آپ نے اور ضمیر اسدی صاحب آپ نے فرمایا کہ اگر یہ حلیف بن جاتے ہیں تو یہ تمام دنیا کے لیے بڑا اچھا ہے, لیکن اس میں ابھی بہت ساری رکاوٹیں جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں, اور دونوں کے اپنے اپنے خدشات جن کا اظہار کل کیا جائے گا, وہ خدشات یہ بھی دنیا کے سامنے آ جائیں گے کچھ اگلے گھنٹوں کے اندر. بہرحال عادل نجم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ضمیر اسدی صاحب آپ نے وقت نکالا ہمارے شو کے لیے, آپ دونوں معزز شخصیات کا بہت شکریہ ساتھ موجود رہنے کے لیے. جی, ہم بات کر رہے تھے چین اور امریکہ کی ایک بڑی میٹنگ کل ہونے جا رہی ہے, گو کہ یہ ورچوئل میٹنگ ہے, لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. امریکہ کیا چاہتا ہے چائنا سے, کل اس میٹنگ میں یہ بتایا جائے گا, اور چائنا آگے سے کیا بات رکھتا ہے امریکہ کے آگے, جو اس پر پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں, جو ٹیکسز لگائے جاتے رہے ہیں, جس طرح سے اس کو تنگ کیا جاتا رہا ہے چائنا کی جانب سے, چائنا کے بقول جو کہا جاتا رہا ہے, یہ ساری چیزیں امریکہ سے کھل کر کل ڈسکس کی جائیں گی. اس کے بعد کیا معاملات ہوتے ہیں یقیناً ہم اس سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے. امریکہ کے بعد اب ہم رخ کرنے جا رہے ہیں جی نیوز شو کے اندر کچھ یورپ کا. بتانا ہمیں آپ کو یہ ہے کہ یورپ کے علاوہ دنیا بھر میں کرونا کیسز میں کمی ہوئی ہے, لیکن روس اور امریکہ سمیت کئی یورپی ملکوں میں بڑھتے کیسز اور اموات نے پھر سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے یورپی ملکوں سے کرونا سے متعلق تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نیا انتباہ جاری کیا ہے. یہ نیا انتباہ کیا ہے, کیا کہا گیا ہے WHO کی جانب سے, پہلے یہ جانتے ہیں پھر اس پہ اور بات کریں گے.
यूरोप एक बार फिर कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला खित्ता बन गया है। इस खित्ते में केसेस बढ़ने के साथ अमवात में भी इजाफा हो रहा है। यूरोपीय मुल्कों में पिछले माह एक हफ्ते के दौरान 20 लाख केसेस रिपोर्ट, जबकि 27,000 अमवात हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय मुल्कों में कोरोना की नई लहर से ऑस्ट्रिया सरफहरिस्त है, जहां एक्टिव केसेस की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। ऑस्ट्रिया में तकरीबन 20 लाख अफराद ने वैक्सीन ही नहीं लगवाई। ऑस्ट्रिया की वजारत ने ऐसे अफराद पर पाबंदियां सख्त करते हुए उन्हें घरों तक महदूद कर दिया है। WHO के मुताबिक यूरोपीय खित्ते में मौजूद 61 ममालिक, जिनमें रूस भी शामिल है, यहाँ केसेस की शरह में एक हफ्ते के दौरान 22% इजाफा देखा गया है। यूरोप में अब तक 14 लाख अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। यूरोप में आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार भी किया है कि अगर कोरोना वायरस को रोकने के लिए मजीद इकदाम न उठाए गए तो खित्ते में फरवरी तक मजीद 5 लाख अमवात का खदशा है। WHO ने यूरोप में कोरोना केसेस बढ़ने की वजह वैक्सीन न लगवाने वालों और अवामी सेहत के इक़दामात में लाने को ठहराते हुए कहा है कि हमें अपनी हिकमत अमली को बदलना होगा। बिगड़ती सूरत हाल को काबू करने के लिए पेश की इक़दामात करना होंगे। अगरचे स्पेन में 80% तक लोगों को 2 बार वैक्सीन लगाई जा चुकी है और ये तादाद फ्रांस और जर्मनी की निस्बतन कम है। आदादुशुमार के मुताबिक अक्टूबर 2021 तक रूस में सिर्फ 32% अफराद को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई गई थी। हॉलैंड, लुटविया समेत दीगर मुल्कों में समाजी राब्तों को महदूद करने के लिए नए इक़दामात उठाए गए हैं, जिनमें रेस्टोरेंट और दुकानें जल्द बंद करना और तमाशाइयों को खेलों के मुकाबले से रोकना शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज मशरकी यूरोपीय ममालिक में वैक्सीनेशन की शरह नुमाया तौर पर कम है। तिब्बी माहिरीन भी जोर दे रहे हैं कि कोरोना की नई लहर पर काबू पाने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के साथ समाजी फासला नागुज़ीर है, वरना सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। बिल्कुल जी, दुनिया भर में कोरोना केसेस जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और यूरोपीय ममालिक ख़ास तौर पर जो हैं वो इसका शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए WHO की जानिब से ये नई एक एडवाइजरी जो है ये जारी की गई है। अभी भी हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना है। पाकिस्तान में भी पिछले दिनों हम देख रहे थे, रिपोर्ट हो रहा था कि जी कोविड केसेस जो हैं वो एक बार फिर से बढ़ने लग गए हैं। शरह जो है वो 1% से भी नीचे चली गई थी, लेकिन उसके बाद एकदम से उसमें फिर इजाफा देखा गया था। ये इजाफा कब देखा जाता है? ये इजाफा तब देखा जाता है जब मैं, आप, हम सब लोग जो हैं अब वो बिल्कुल एक बार फिर से केयरलेस हो जाते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है जी अब तो कोविड चला गया। बहुत सारी जगहों में आप भी मार्केट्स में जा रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं अब मास्क के बगैर दिखाई देते हैं। बहुत सारी मॉल जो है वहाँ पर अब लोगों को अलाउ किया जा रहा है कि ठीक है जी आप मास्क लगा के अंदर तो दाखिल हो गए, लेकिन अंदर दाखिल होने के बाद अगर आपने मास्क उतार दिया है तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी का अमला या कोई और लोग जो हैं वो आपको आके ये नहीं कहेंगे कि जी आप अपना फेस कवर करें। इसी तरह से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारी जगहों पर कम हो गया है। दीगर एहतियाती तदाबीर, समाजी फासला जो है वो नहीं रखा जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, बल्कि यूरोप में भी बहुत सारे ममालिक में हम जानते हैं कि पाबंदियां जो हैं वो नरम कर दी गई हैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, तो यहाँ पर कोरोना वायरस भी अपने तेवर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और यूरोपीय मुल्कों में केसेस भी बढ़ रहे हैं और अमवात में भी इजाफा होता चला जा रहा है। इसलिए हमने राबिता किया है यूरोप ही से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर रिजवान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। UK से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रिजवान भट्ट साहब। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो मच रिजवान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। रिजवान भट्ट साहब, बहुत पहले जब कोविड का बिल्कुल आगाज़ था, बहुत सारे माहिरीन हमारे साथ मौजूद होते थे और वो कहते थे कि कोविड के ऊपर मौसम जो है वो असरअंदाज नहीं होता है। मौसम गर्म हो, मौसम सर्द हो, ये उतना ही नुकसान पहुंचाएगा जितना नुकसान इसने करना है। मौसम से इसका कुछ लेना देना नहीं। फिर अभी ये खबर क्यों आ रही है, WHO पे इस पे क्यों बात हो रही है कि यूरोप का मौसम चूँकि बदल रहा है तो कोरोना वायरस के तेवर भी बदल रहे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वेदर की वजह से है, वेदर चेंजेस की वजह से डॉक्टर साहब? जी, बेसिकली जैसे हम सब जानते हैं कि ये एक नई वबा है, नया वायरस है। ऑल दो अब दूसरा साल है, लेकिन अभी तक इसके बारे में हम मेडिकल साइंस 100% ये जानकारी नहीं कर पाई कि वेदर के इसके साथ कोई एसोसिएशन होती है या नहीं। केसेस डेफिनेटली बढ़े हैं, जिसकी वजह से WHO ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं और प्रिकॉशंस दे रहे हैं। उसकी 2 रीज़न हो सकती हैं। एक तो पहली रीज़न तो है कि जी शायद मौसम की तब्दीली का कोई इसके साथ असर अफेक्ट होता हो। दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो यूरोप में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था वो जनवरी में हुआ था इस साल। सो पहली डोजेज जो लगी वो जनवरी में और दूसरी जो डोजेज थी वो हमारी मार्च अप्रैल टाइम पे लगना शुरू हो गई थी।
میجارٹی لوگوں کو. اب کیونکہ اپریل سے آگے ہم کاؤنٹ کریں تو یہ آلموسٹ 6 مہینے بن رہے ہیں. جب لوگوں کے سیکنڈ ڈوز کے بعد کا ڈیوریشن جو دورانی ہے وہ 6 مہینے کا آلموسٹ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری ریسرچ نئی ضرور آئی ہے کہ 5ویں مہینے کے بعد دوسری ڈوز کے 5ویں مہینے کے بعد جو ویکسین کی ایفیکیسی جو کہ 90 سے 95% ہوتی ہے جب ویکسین لگتی ہے دوسری ڈوز, وہ 40 سے 50% تک آ جاتی ہے نیچے. ٹھیک ہے. 5ویں مہینے پہ آ کے وہ ریڈیوس ہوتے اس کی افیکٹونیس بہت کم ہو رہی ہے. اس اور شاید یہ بڑی وجہ ہے کہ جو لوگ جن کو ڈبل ویکسین لگ بھی چکی ہیں وہ بھی اب کووڈ کے ساتھ داخل ہونا شروع ہو رہے ہیں ہمارے اسپتالوں میں. ہم ڈیلی بیسس پہ ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیونٹی لانگ لاسٹنگ نہیں ہے انفارچونیٹلی. سو اس کے لیے ہمارے یورپی ملکوں نے بوسٹر یہ ویکسینیشن امیونٹی لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. جن لوگوں نے ویکسین لگوا لی ہے ان کو بوسٹرز بھی لگوانے چاہیے, لیکن بہت ساری جگہوں پر اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں, جیسے ابھی WHO نے کہا ہے کہ جی لوگ زیادہ سے زیادہ ویکسین لگوائیں, ویکسین کی تعداد بڑھائی جانی چاہیے, مقدار بڑھائی جانی چاہیے. لیکن بہت سارے یورپی ممالک ایسے نا ڈاکٹر صاحب, آپ تو ہم سے بہتر انداز میں اس چیز کو جانتے ہیں, جہاں لوگ ویکسین نہیں لگوا رہے ہیں. کس طرح سے قائل کیا جائے لوگوں کو ویکسین لگوانے کے لیے؟ یہاں UK کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی انفارچونیٹلی سب سے بڑا جو ڈیفیکلٹ ٹاسک ہم سب لوگ فیس کر رہے ہیں ہمارے لیے ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو کیسے کنونس کیا جائے. ان لوگوں کو دیکھیں جن لوگوں کا تو ویکسین کے بارے میں منفی ان کی کوئی رائے نہیں ہے, ان کو تو جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کو کنونس کرنا قدرے آسان ہوتا ہے. لیکن جو لوگ ریجڈلی اس بات پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے یہ بہت سی تھیوریز ہیں, کوئی چپ ڈلی ہوئی ہے, کچھ لوگ سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے کنسرنڈ ہوتے ہیں نہیں لگواتے, لیکن کچھ بہت سی سازشی تھیوریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں نا کہ وجوہات کیا ہیں. اب ان کو قائل کیسے کریں؟ اس کے لیے بھی تو حکومت کوئی پالیسی اپنا رہی ہوگی نا. جیسے یہاں پاکستان کے اندر آپ کسی بھی بڑے مال میں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو جی آپ کو کووڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن آپ نے کروا رکھی ہے نہیں کروا رکھی ہے آپ کو بتانا ہوگا. بہت ساری جگہوں پر یہ بھی ہوا کہ اگر آپ نئی ویکسین لگوائیں گے آپ ٹریول نہیں کر پائیں گے. پاکستان میں یہ بھی ہوا کہ آپ کی سم جو ہے وہ بھی بند کر دی جائے گی. اب اسکولوں میں بچے آپ کے نہیں آ سکتے ہیں اگر پیرنٹس جو ہے وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے. یورپ میں نہیں ہو رہی ہے ایسی چیزیں سر؟ جی یورپ میں ہمارے جی اس طرح کے جب جو بھی رولز ہیں نا جس میں انفورس کرنے کا ایلیمنٹ شامل ہو, جو لوگوں کو کسی بھی کام پہ فورس کیا جائے, اس میں یورپ میں بہت ریزسٹنس آتی ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں ہماری یہ جی آزادی کے خلاف ہے اور مظاہرے بھی ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز جو UK والوں نے کی ہے وہ ایک تو یہ جو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ نرسنگ ہوم بے شمار ہوتے ہیں بوڑھے لوگوں کے لیے لک آفٹر کرنے کے لیے, تو ان میں جو سٹاف ہیلتھ کیئر سٹاف کام کرتا ہے ان کے لیے تو مسٹ ہو گیا. اور پچھلے 2 ہفتے میں بے شمار لوگوں کو نوکری چھوڑنی پڑی ہے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی, وہ وہاں پہ مسٹ ہو گیا. لیکن باقی ابھی تک انہوں نے اس کو مسٹ نہیں کیا, یعنی کہ ایز اے لا نہیں بنایا ویکسین کو. شاید یہ آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں, ادھر ہی جائیں گے. اس کو لا نہیں بنا سکتے ہیں, فورسفلی نہیں کرا سکتے ہیں, کیونکہ آسٹریا ہے, جرمنی ہے, ہالینڈ ہے, ہم نے دیکھا بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آتے ہیں نا. چلیں فورس نہیں کر سکتے ہیں, لیکن کوئی ایسی اسٹریٹجی کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے, لوگوں کے جو خدشات ہیں جو توہمات ہیں اس کو لے کر ان کو دور کیا جا سکے. جی بیسیکلی گورنمنٹ کی سطح تک تو وہ یہی میڈیا کے تھرو کرتے ہیں. جیسے ہمارا سب سے بڑا میڈیا چینل ہے BBC ادھر UK میں, تو اس میں ڈیلی کووڈ کے اپڈیٹس اور ایجوکیشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے. پلس وہ اپنے جو ہمارے چینلز ہیں انگلش چینلز, ان پہ بھی وہ مختلف ٹی وی پروگرام اور بعض وہ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں ہاسپٹلز میں آ کے کہ کووڈ کا پیشنٹ کن مراحل سے گزر رہا ہے اور وہ کس تکلیف سے گزرتا ہے, تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ اور انکریج کیا جا سکے. کچھ انہوں نے ٹریول پہ بھی سٹارٹ کیا ہے کہ کچھ رولز بنانا شروع کر دیے ہیں کہ اگر آپ ڈبلی ویکسینیٹڈ ہے فلی تو آپ کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں. آپ یہاں ٹیسٹ جو ہے وہ مہنگے ہوتے ہیں, 50 60 70 پاؤنڈ تک قیمتیں ہیں کووڈ ٹیسٹ کی. اور جو ہماری ہیلتھ سروس ہے نیشنل ہیلتھ سروس, وہ فری ٹیسٹ سروس پرووائڈ نہیں کرتی ٹریولنگ کے لیے. سو اس سے تھوڑا سا لوگ تنگ آ کے بے شمار لوگوں نے لگوائی ہے کہ یار ہم جب کہیں جانے لگتے ہیں, UK سے فرانس جانے لگتے ہیں یا ہالینڈ جانے لگتے ہیں, تو ہمیں
150-200 पाउंड के टेस्ट कराने ठीक पड़ते है, हैं आप ये क्योंकि कह हमने रहे हैं जस्ट कि वैक्सीन लिया। गवर्नमेंट अपने तौर पे कोशिश कर रही है, यूरोपियन जी सर। ममालिक की जो मुख्तलिफ हुकूमतें हैं मुख्तलिफ ममालिक की, लेकिन हो क्या रहा है कि लोगों की जानिब से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है अगर कहीं पर उन्हें लगता है कि उन्हें फोर्सफुली वैक्सीन लगवाने के लिए कहा जा रहा है, और वहाँ के लोग चूँकि बहुत आज़ाद समझे जाते हैं, इसलिए वो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। बहरहाल WHO ने इंतबाह जारी किया है, लेट्स सी कि वहाँ की हुकूमतें क्या करती हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे राब्ते में रहेंगे। रिजवान भट्ट साहब, आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है कि क्यों नहीं वहाँ पर लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, असल वजह क्या है, और फिर गवर्नमेंट उसको लेकर क्या कर रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान भट्ट साहब, आप यूके से हमारे साथ मौजूद थे। यूके के हवाले से हम बात कर रहे थे, वहाँ अवेयरनेस देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो हम सोचते हैं ना कि हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक के अंदर लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, यहाँ तो बहुत बड़ी तादाद में आबादी वैक्सीन लगवा चुकी है। तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वहाँ पर भी लोगों को बहुत सारे खदशात और ऐसी तोहमात हैं जिनकी वजह से लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल जो भी होगी आपको आगाह रखेंगे। अभी हमें आपको आगाह करना है सऊदी अरब से एक बड़ी खबर से। सऊदी अरब से खबर ये आ रही है कि फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से पहली जो ऑफिशियल विमेन लीग है उसका ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, ऐसा सऊदी अरब की तारीख में पहली बार हुआ है कि ख्वातीन के खेलों का इतना बड़ा जो मुकाबला है उसका इनेकाद होने जा रहा है। सऊदी अरब जहाँ ख्वातीन का खेलों से ताल्लुक आज भी मायूब समझा जाता है, वहाँ से ऐसी खबर इंतहाई हौसला अफजा है। इसी हौसला अफजा खबर के हवाले से हमारे पास बड़ा बेहतरीन पैकेज है, आपसे शेयर करते हैं। सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से पहले ऑफिशियल वुमेन लीग का ऐलान कर दिया गया है। ऐसा सऊदी अरब की तारीख में पहली बार हुआ है कि खवातीन के खेलों के इतना बड़े मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा हो। सऊदी अरब जहां खवातीन का खेलों से ताल्लुक आज भी मायूब समझा जाता है, वहां से ऐसी खबर इंतहाई हौसला अफजा है। सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन की जानिब से हफ्ते के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें सऊदी अरब की पहली वुमेन फुटबॉल लीग के इनेकाद का ऐलान किया गया। फेडरेशन ने ऐलान किया है कि वो कल के लिए हिकमत अमली के उन्वान से पहली ऑफिशियल वुमेन लीग स्पोर्ट्स की वसी हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर लॉन्च करेगी। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन के सदर यासिर बिन हसन अल मशल ने कहा कि हमारे पास आने वाले बरसों में खवातीन की फुटबॉल को फरोग देने के बहुत से अहदाफ हैं, जो कि इस लीग के पहले ऑडिशन के अजरा के जरिए होंगे। इस लीग के खिलाड़ियों से खवातीन की पहली कौमी टीम बनाएंगे। 22 नवंबर से लॉन्च होने वाली इस लीग में 16 टीमें शरीक होंगी। ये लीग इलाकाई सतह पर 2 मरहलों पर मुश्तमिल होगी। फाइनल मरहले में पहुंचने वाली टीमें अगले साल जद्दा में नॉकआउट मरहले में आपस में टकराएंगी। एसएफ के नए मंसूबे में खवातीन की पहली टीम का कयाम, टेक्नोलॉजी के जरिए रसाई और मुख्तलिफ उम्र की लड़कियों और लड़कों के लिए मुताद्दिद शहरों में तराबीती मराकज खोलना शामिल है। एसएफ के सदर ने कहा है कि खवातीन की फुटबॉल प्रैक्टिस को उनकी सतह के मुताबिक बनाने के लिए प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे और तरबीती मकासद के लिए ट्रैक तैयार और डिजाइन किए जाएंगे। फेडरेशन की सदर ने 2025 तक सऊदी खवातीन की कौमी टीम में शिरकत बढ़ाने के मिशन पर तबादला ख्याल किया और ये भी बताया कि उनका मकसद 2025 तक मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों के लिए 50 से ज्यादा मुकाबलों का एहतमाम करना है, जिसमें 4000 खिलाड़ी शामिल हैं। और अब हमें बात करनी है भारत के दारुल-हुकूमत नई दिल्ली की, जहां आजकल दुनिया का सबसे आलूदा शहर होने के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। नाज़रीन, पिछले कई सालों में यह आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और खत्ते के दूसरे ममालिक पर भी इस आलूदगी के असरात नज़र आने लगे हैं और इसकी ताज़ा और ज़िंदा मिसाल जो है वो लाहौर बन चुका है। इतनी आलूदगी किस वजह से जन्म ले रही है और अगर इसको रोका ना जा सका तो हालात क्या हो सकते हैं, कितने बिगड़ सकते हैं, हमारे पास एक डिटेल्ड रिपोर्ट मौजूद है, आपको दिखाएंगे। नई दिल्ली में धुआं इस कदर हो गया है कि अब सूरज की रोशनी भी लोगों तक पहुंचना नामुमकिन सी बात लगती है। आलूदगी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई है कि केजरीवाल हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं, जबकि सरकारी और निजी दफ्तरों के मुलाजमीन को भी घरों से काम करने की तलकीन की गई है। भारतीय दारुल हुकूमत में आलूदगी की कई वजूहात हैं, जिसमें से ट्रांसपोर्ट के नकलो हमल से होने वाला अखराज, कोयले से चलने वाले प्लांट्स और कचरे को खुलेआम फेंकना और जलाना शामिल है। लेकिन एक बड़ी वजह फसलों की कटाई के बाद उनकी बाकियात को जलाना है। भारतीय पंजाब में बड़े पैमाने पर हर साल फसलों की बाकियात को जलाकर तलफ किया जाता है। भारतीय कानून के मुताबिक ऐसा करना जुर्म है, लेकिन फिर भी ऐसे अमल करने वालों को रोकने में भारतीय हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है।
इस नाकामी की वजह से न सिर्फ नई दिल्ली बल्कि खित्ते के कई दूसरे शहर भी माहौलियाती आलूदगी की शिद्दत का शिकार नजर आ रहे हैं। ये माहौलियाती आलूदगी इंसानी जान के लिए इंतहाई मुज़र है और कई खतरनाक बीमारियों का सबब भी है। नज़ला, जुकाम, खांसी, दमा और फेफड़ों की कई दूसरी बीमारियां इस आलूदगी से जन्म ले रही हैं। माहौलियाती आलूदगी की वजह से सर्दियों के आगाज से ही हद्दे निगाह इंतहाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से हर साल कितने अफराद ट्रैफिक हादसात का भी शिकार हो जाते हैं। आलूदगी का मसला वक्त के साथ साथ मजीद संगीन होता जा रहा है। अगर अभी इसको रोकने के लिए तदाबीर न की गई तो चंद सालों में ये हमारे लिए वबाले जान बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, तदाबीर करने की ज़रूरत है और ये तदाबीर जो है ये सिर्फ हुकूमतों ने नहीं करनी है, ये हम आवाम ने भी करनी है। बहरहाल जी, इसी नोट के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल रात दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।